नमस्कार। सर्वप्रथम झंडू केयर के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विपुल गुप्ता जी, चेंतो थॉमस जी, आयुषी, पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया। आज हम हमारे विद्वज्जनों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्यूनिटी। आज इस कोविड-19 के काल में, कोरोना के काल में, एक इम्यूनिटी ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो हम लोगों को दुर्दिनों से बचाए रख सकता है। जैसा हम जानते हैं, हॉस्पिटल से लेके स्वास्थ्य व्यवस्था, सभी की अवस्था हम लोग देख रहे हैं। और ये अवस्था ऐसी है कि यदि हमारी इम्यूनिटी खराब हुई, यदि हम हॉस्पिटलों के चक्कर में पड़े, तो डेफिनेटली हम लोगों की लाइफ हेल हो जाने वाली है। ये मेरा मानना है। इम्यूनिटी आखिर है क्या जिसकी इतनी चर्चा चल रही है? मैं साधारण भाषा में कुछ समझने और समझाने की चेष्टा करूँगा। वैज्ञानिक भाषा में बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन सर्वसाधारण के काम आने वाली बातें इम्यूनिटी में बहुत ज़रूरी हैं। मैं उन्हीं के ऊपर कुछ एक प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे कम से कम समाज का हर आदमी इम्यूनिटी को छोटे भाषा में समझ सके और उसके बाद आयुर्वेद की औषधियों से इम्यूनिटी को बढ़ा सके, रोगों का प्रतिरोध कर सके और रोग प्रतिरोधक क्षमता को शक्ति देकर छोटी मोटी बीमारियों से हमेशा के लिए बच सके। इस साल कोरोना आया है, पहले सार्स आया था, उसके पहले मार्स आया था, पहले डेंगू आया, चिकन प्लेग आया, चिकनगुनिया आया। हर साल नाम बदल बदल के ये इन्फेक्शंस आते रहेंगे। इसे हमारे आयुर्वेद में, शास्त्रों में जनपदोध्वंस कहा गया है। जनपदोध्वंस अर्थात ऐसी एक समस्या जिसके कारण पूरा समाज प्रभावित हो, पूरा देश प्रभावित हो, पूरा राष्ट्र प्रभावित हो, पूरा विश्व प्रभावित हो। अब वही एक पैंडेमिक चल रही है, जिसे पैंडेमिक हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसी को जनपदोध्वंस कहा जाता है। हर समय आए, कभी ट्यूबरक्लोसिस ने कई लाखों जिंदगियां छीन ली, कभी प्लेग ने छीन ली, लेकिन बचा वही जो डार्विन के रूल को फॉलो किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो अपने आप को फिट रखा, उसी ने अपने आप की ज़िंदगी में कुछ असर पाया। मैं इन शब्दों के साथ इम्यूनिटी पे कुछ बोलूं, उसके पहले आदरणीय धन्वंतरी, जो स्वास्थ्य के देवता हैं, देवताओं के वैद्य हैं, उनकी स्तुति कर अपने प्रवचन की शुरुआत करूंगा। कृपया इसे प्रवचन न समझें, एक भाई का, एक दोस्त का एक नॉलेज शेयरिंग बेस समझें, जिससे आप समझ सकेंगे और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना है वो हम लोग समझ सकेंगे। आविर्बभूव कलशं दधदर्णवाद्यः पीयूषपूर्ण ममरात्वकृते चुराणां रोगजालजीर्ण जनताजनितः प्रशंसो धन्वन्तरि स भगवान् भविकाय भूयात्। May Lord Dhanvantari bless us all with health, happiness and prosperity. Because health is the first and prime most important factor. आयुर्वेद में कहा गया है, शरीरः इति खल धर्मार्थ काम मोक्ष साधनम। मीन्स ये शरीर न हो तो न हम धर्म की आशा कर सकते हैं, अर्थ की आशा कर सकते हैं, न काम की आशा कर सकते हैं। मोक्ष तो शरीर रहने के बाद की बात है, लेकिन जो जीवन के चार उद्देश्य हैं
धर्म, अर्थ और काम, इनकी प्राप्ति का साधन केवल एकमात्र शरीर है। और शरीर को जो रोगों से बचाए रखती है वो सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है शरीर की, जिसे हम इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। आधुनिक अनुसार से हम यदि देखें तो इम्यूनिटी दो तरह की, एक इन्नेट है जो नेचुरल है, जन्म से आती है, एक एक्वायर्ड है या एडेप्टिव है जो हम बढ़ा सकते हैं, किसी न किसी साधन से बढ़ा सकते हैं। तो हम जो भी बात करेंगे, नेचुरल इम्यूनिटी तो सबके शरीर में है, हम एडेप्टेड या एक्वायर्ड की बात करेंगे। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो शरीर के डीएनए आरएनए में इम्यूनेट होके आई है, और इसको इफेक्टर मोनोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, नेचुरल किलर सेल, मास्ट सेल, बेसोफिल, ऐसे बहुत सारे सिपाही हमारे खड़े हुए हैं जो हमारे जन्म के साथ में भगवान ने हमें गिफ्ट दिए हैं। हमारा फर्ज इतना सा है कि उन सिपाहियों को रसद पानी सही ढंग से पहुंचता रहे, उनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक फौज को दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो न्यूट्रिशन और एक ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन। मैं बड़ी सिंपल और सरल भाषा में इन शब्दों को, वैज्ञानिक शब्दों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है जो एंटीजन स्पेसिफिक है, एंटीजन प्राइमिंग पर डिपेंड करती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट डालती हैं और उनको बढ़ा सकती हैं। एक एक्टिव इम्यूनिटी भी है, एक पैसिव इम्यूनिटी भी है। जो एंटीबॉडी शरीर में है इंडिविजुअल के, उनके द्वारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो एक्टिव इम्यूनिटी है, और जो बाहर से एंटीबॉडीज वगैरह डेवलप करके बनाई गई है वो पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे हम कोई भी नेचुरल भी एक्वायर्ड हो सकती है, कोई रोग है, बाजू में रोगी है, उससे हमको रेसिस्टेंस हो गया तो वो इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो गई। इम्यूनिटी पर क्या क्या चीज़ें असर डालती हैं, तो मॉडर्न भाषा में यदि शब्दों को, बड़े बड़े महान महान शब्दों को हम लाएँ तो कुछ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जो नोटिफाई करते हैं, नोटिस देते हैं शरीर को कि भाई अब तुमको खतरा आने वाला है, एक खतरा आने वाला है। ये हमारे वो सिपाही हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट बीएसएफ वाले हैं, बॉर्डर पे हैं, वहाँ हलचल देखी दूसरे के देश में और मालूम पड़ा कि उनने मिलिट्री को इन्फॉर्म किया कि हाँ भाई हमारे यहाँ सामने कुछ हलचल हो रही है, हमारे यहाँ खतरा आने वाला है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स इम्यूनो मॉड्यूलेट करते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं, मीन्स सबको तैयार करते हैं। उस मॉड्यूलेशन का अर्थ ये होता है कि हमारी बाकी सेना जो है वो धीरे धीरे तैयार होना शुरू होती है किसी भी रोग के खिलाफ, किसी भी बीमारी के खिलाफ, किसी भी पैंडमिक के खिलाफ। यही प्रक्रिया को हम इम्यूनो मॉड्यूलेशन कहते हैं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में भी 3 तरह के इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो हमारे आयुर्वेद में सब हैं। इम्यूनिटी के विषय में मेरा मानना है कि 5000 साल पुराना आयुर्वेद इतना सक्षम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ चिकित्सा स्थान की शुरुआत रसायन से हुई है। लाभोपायो हि रसानाम रसादीनाम रसायनम, मीन्स रिजुविनेशन। हमारी 7 धातुओं को जो पुष्ट करें, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, वो सब रसायन है। रसायन मीन्स नॉट मीन्स केमिकल, ये इसका इंग्लिश अर्थ केमिकल नहीं है। रसायन मीन्स टॉनिक, रिजुविनेटर, टॉनिक्स। और जितने रिजुविनेटर टॉनिक्स हैं वो सभी इम्यूनिटी पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर करते हैं। एक इम्यूनो एडजुवेंट्स होते हैं, एक इम्यूनो स्टिमुलेंट्स होते हैं और एक इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं। जो इम्यूनो एडजुवेंट्स होते हैं वो कैपेसिटी बढ़ाते हैं हमारी इम्यूनिटी को। ये बड़े बड़े शब्द हैं, इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं एक बात सूरत में ये समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समझ लें उतना ही काफ़ी है कि हम इम्यूनो एडजुवेंट से हमारी इम्यूनिटी को एनहांस कर सकते हैं, वैक्सीन्स को एनहांस कर सकते हैं, उनकी इफिकेसी को एनहांस कर सकते हैं। तो कई एडजुवेंट मौजूद है, मॉडर्न में भी फ्लूइड एडजुवेंट जैसा, बेसिलस कैमिलेट घुरियन जैसा, तो बहुत सारे मौजूद हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट वो हैं
जो पैथोलॉजिकल इम्यून जो आ रहे हैं, पैथोलॉजी दुश्मन के सिपाही जो हमारे शरीर में घुस रहे हैं, उन पे असर डालें, उनको वो इतना नर्वस कर दें, इतना डिप्रेस कर दें कि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होकर दमदार रहे, तो माने आधी दुश्मन सेना की ताकत को ख़त्म कर दें। इम्यूनो स्टिमुलेंट हमारी शरीर की इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके एक्टिव रोल में लाके और रोगों का प्रतिकार करने की शक्ति बढ़ाता है, देता है, या यूँ कहें कि क्विक कॉमन सेंस के हिसाब से तुरंत जो बैटल होना है, आर्टिलरी में हो या इन्फेंट्री में हो, जो बैटल होना है उसको एक्टिवेट करके उन दुश्मनों का नाश करता है। तो ये 3 तरह के इम्यूनोमॉड्यूलेशन के हमारे तरीके हुए। लोग पूछते हैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ क्या करती, ये 3 काम करती। इन्हीं 3 कामों से इम्यूनिटी को बढ़ाती। या तो वो नोटिफाई करती हैं हमारी पूरी सेना को जो कि खतरा आने वाला है, या वो दुश्मन की सेना पे असर करके उनको शांत कर देती हैं कि हमारा इम्यूनिटी बड़ी दिखने लगती है। और या तीसरा काम कि हमारी इम्यूनिटी को ही इतना बढ़ा देते हैं कि जिससे वो छोटे मोटे रोगों का प्रतिकार करने में या पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया या वायरस का प्रतिकार करने में वो इम्यूनिटी काम आए। ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, जैसे आज देख रहे हैं हम, एक ऑटो इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है। एसिम्टोमेटिक पेशेंट कोरोना के बहुत मिल रहे हैं, कोई लक्षण नहीं है, कोरोना शरीर में है, लेकिन इम्यूनिटी इतनी है उस सीमा के बाहर है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उनके शरीर में लक्षण नहीं दिखा पा रहा। तो ये भी एक इम्यूनिटी का डेवलपमेंट है। कहीं कहीं कुछ हाइपर सेंसिटिविटी भी है इम्यूनिटी के बीच में। तो वो हाइपर सेंसिटिविटी को आजकल मैं क्या कहूँ, लेकिन कोमॉर्बिडिटी से मैं जोड़ के देखना चाहता हूँ कि कोई दूसरा यदि रोग है तो इम्यूनिटी अपने आप घटती है, सेंसिटिव हो जाती है, और पर्टिकुलर किसी रोग के ऊपर वो इम्यूनिटी ऐसा असर दिखाती है हमको कि हम वीक भी लगते हैं और लोगों का सामना भी नहीं कर पाते। ये एक मॉडल में बड़ा छोटा सा 5 मिनट में मैंने आपको समझाने की चेष्टा की या डिस्कस करने की चेष्टा की कि इम्यूनिटी अल्टीमेटली है क्या और इम्यूनिटी बढ़ती कैसे है। यदि हम आयुर्वेद की बात करें, अब हम आयुर्वेद की बात करें इम्यूनिटी के ऊपर, तो इम्यूनिटी को हमारे यहाँ व्याधि क्षमत्व कहा है। व्याधि क्षमत्व मीन्स रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मीन्स इम्यूनिटी, पावर टू कॉम्बैट विद द डिसीजेस, फिजिकल एंड मेंटल रेसिस्टेंस, दोनों की बात हुई है आयुर्वेद में। व्याधि क्षमत्व और व्याधि बल विरोधित्व, जो ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इम्यूनो सप्रेसेंट का जो एक तरीका था इम्यूनो स्टिमुलेशन का, वो पहले ही उनने कहा इम्यूनो सप्रेसेंट माने व्याधि बल विरोधित, तो व्याधि के बल का विरोध करने वाला, जो दुश्मन की सेना आ रही है उसको ही विरोध कर दिया पहले। तो व्याधि क्षमत्व, व्याधि को सहन करने की क्षमता, और व्याधि के बल को कम करने की क्षमता, ये 2 चीज़ों को आयुर्वेद में इम्यूनिटी 5000 साल से माना गया है। इम्यूनिटी कोई नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट नहीं है, ये शास्त्रों में इसी पे सबसे पहले जोर दिया गया है। ये किसी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ के खिलाफ नहीं होता, ये इन जनरल होता है। जब इम्यूनिटी होती है तो नहीं होगी तो सर्दी खांसी भी नहीं होगी नहीं तो स्किन डिसीज भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी केवल सर्दी खांसी के लिए बढ़ाई जाए, ऐसा भी नहीं। मीन्स लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ये हम लोगों ने देखा कि हम यदि 7 धातुओं को पुष्ट कर लें, ऐसी जड़ी बूटियाँ, चमत्कारी जड़ी बूटियाँ हम लोगों के पास हैं, जो यदि हम 7 धातुओं को पुष्ट कर लें तो हमें किसी रोग के चांस कम रह जाते हैं। जनरली हमें वो रोग नहीं होता। एक दूसरा शब्द आया आयुर्वेद में बल। बल मीन्स पावर, स्ट्रेंथ, ताकत, कुछ भी कह लीजिए आप, वो भी डिपेंड इम्यूनिटी पे ही रहता है। कुछ ना कुछ उसका रिलेशन प्रोपोर्शनेटली इम्यूनिटी पे जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई पहलवान हो अचानक दर्द करके बीमार पड़ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी
एक्सरसाइज करते करते इम्यूनिटी उसने इतनी डेवलप की है कि उसको बीमारी होने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो जनरल आदमी को तुरंत हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें। एक तीसरा शब्द आया ओज, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। 7 धातुओं के बाद आयुर्वेद में ओज की कल्पना की गई। वो आदमी ओजस्वी है, मीन्स उसके चेहरे से ओज टपकता है। वो ओज क्या है? वो इम्यूनिटी का क्लाइमैक्स है। ओज टपकने का मतलब ही ये हुआ कि आदमी वेल इम्यून्ड है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल है, मेंटल स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल है, और ये सब मिला के एक पूरा इम्यून सिस्टम उस आदमी की बॉडी का है, तब वो ओजस्वी लग रहा है। कोई भी दुबला पतला रोगी आदमी उतना ओजस्वी नहीं लग सकता जितना एक वेल इम्यून्ड आदमी ओजस्वी हो सकता है। परोज अपरोज ये बातें डिस्कस करने की यहाँ समाज के सामने ज़्यादा नहीं है। यदि व्याधि क्षमत्व या बल को भी हम आयुर्वेद में कहें तो वो भी 3 तरह का बताया गया। सहज माने कंजेनाइटल और नेचुरल, कालज माने टाइम सीजन और एज के हिसाब से। गर्मी में हमारा शरीर का बल कम होता है, सर्दी में ज़्यादा होता है, बचपन में कम होता है, जवानी में ज़्यादा होता है, बुढ़ापे में कम होता है। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक हैं। और तीसरी है जिसकी हम बात करने जाएंगे, यदि हमारी वो इम्यूनिटी कम है तो हम कैसे बढ़ाएं उसको, तो यदि उसकी हम बात करने जाएंगे तो वो है युक्तिकृत, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। वो इम्यूनिटी है युक्तिकृत, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, ये मॉडर्न भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है। आयुर्वेद में इसका विराट स्वरूप दिखता है, क्योंकि आयुर्वेद में हर सिस्टम को स्ट्रेंथन करने वाली चीज़ें पहले हैं, रोग समाप्त करने वाली चीज़ें सेकेंडरी हैं। आयुर्वेद के उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य बताया गया है कि वो आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा होगी तो बीमारी नहीं होगी, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा नहीं लगेंगी, और यदि बीमार हो भी गया तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मीन्स आयुर्वेद दोनों में डील करता है। आयुर्वेद केवल एक जड़ी बूटियों का फार्माकोपिया नहीं है। आयुर्वेद एक लाइफस्टाइल का क्लासिक है, जिसके ऊपर हम डिपेंड करके हमारी लाइफ को शांति से और सुख से काट सकते हैं। हिताहितम सुखम दुखम मायुस्तस्य हिताहितम यत्रम तंत्र तत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जहाँ अच्छी आयु, बुरी आयु, सुख की आयु, दुख की आयु, सभी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हो। कहीं भी नहीं लिखा उसमें कि रोग का डिस्क्रिप्शन नहीं। ये सुखी शरीर के लिए हमारा शास्त्र आयुर्वेद बना है। ये सुखी शरीर के लिए कल्पना की गई है कि यदि शरीर सुखी रहेगा तो हम आगे के धर्म अर्थ काम ये तीनों साधन सिद्ध कर सकते हैं, अदरवाइज सिद्ध नहीं कर सकते। सहज बल जो हम लोगों को पेरेंट्स से आता है, जिसको इन्नेट इम्यूनिटी कहा। कालज बल जो हम लोगों में ऋतुओं के सीजन के उत्तरायण और दक्षिणायन के काल से होता रहता है। अभी फिर हम पिछली सर्दियों में ये कोरोना का शुरू हुआ काल, कोरोना का इन्फेक्शन सर्दी और गर्मी के यमदंष्ट्रा काल में पहले शुरू हुआ और प्रकोपित हुआ। ऋतु संधि को हम लोगों के यहाँ यमदंष्ट्रा कहा गया है। यम की दाढ़ माने जब ऋतु चेंज होती है उस समय बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, उस समय डेथ्स ज़्यादा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इन्फेक्शियस डिसीज उसी समय आई, जिसके लिए इसका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला। एक तो इसका इन्फेक्शन, एक सीजन चेंज, एक पूरा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आदमी उसमें अडॉप्ट नहीं कर पाया और आदमी इसका शिकार होता गया। तीसरा है युक्तिकृत बल जो हम दवा लेके बढ़ाते हैं, जिसके लिए झंडू में बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद हैं। आयुर्वेद के चिकित्सक 150 साल से उन्हें यूज कर रहे हैं। उन्हीं के दम पे आयुर्वेद की चिकित्सा बड़ी शाही ढंग से की जा रही है। मुझे बड़ा संतोष और गर्व होता है जब एक चिकित्सक झंडू की औषधियों की तारीफ करता है। क्रिएशन हमारा नहीं, लेकिन नरिशमेंट हमारा है, क्वालिटी कंट्रोल हमारा है। 150 साल पहले झंडू ने जिन प्रोडक्ट्स को शुरू किया उसमें निरंतर अनुसंधान और निरंतर डेवलपमेंट करना हम लोगों के
जिम्मे का काम वो हम कर भी रहे हैं और वो हम करते जाएंगे। मोड चेंज करना, जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना, सभी प्रोडक्ट शास्त्रीय वैसे मौजूद हैं, शास्त्रीय भी मौजूद हैं, इथिकल भी मौजूद हैं। एक बात आती है सात्विक की। कोई आदमी को चाय साथ में हो जाती है, कोई आदमी को चाय साथ में नहीं होती। कोई आदमी तम्बाकू खा के बिना नहीं रह पाता, कोई आदमी तम्बाकू खाने से चक्कर आ जाते। ये सात्विक भी है। सात्व मीन्स जिससे हम सुख महसूस करें, चाहे वो दुखी करने वाली चीज़ क्यों ना हो। जो शराब के नशे का आदमी है वो शराब में बड़ा सुख फील करता है, भले ही वो उसका लिवर खराब कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो ये सात्विक की बात। तो साथ में कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, यूनिवर्सली बेनिफिशियल हो सकती हैं, यूनिवर्सली हार्मफुल हो सकती हैं, या इधर और हो सकता है, हार्मफुल और बेनिफिशियल भी हो सकती हैं। इन सब चीज़ों के हम लोग शिकार हैं। वो चाय हो, जो तम्बाकू हो, वो और कोई दूसरी चीज़ हो जिसके ऊपर हम आश्रित हैं, जो हमारी आदतें हैं और जिन पे हम आश्रित हैं, उसी को साथ में कहा जाता है। इस सात्विक की चर्चा ज़्यादा ना करते हुए मैं अब इम्यूनिटी की युक्तिकृत बातों पे आना चाहता हूँ। युक्तिकृत बातों में शुरू से यदि हम बात करें, जो इन्नेट की बात है, तो इन्नेट की बात तो डिपेंड रहती है उस समय कंडीशन ऑफ द यूट्रस, कंडीशन ऑफ द मदर, कंडीशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, क्रोमोसोम्स, इन सब चीज़ों पे इम्यूनिटी की रहती है। उसी समय एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, प्रकृति बन जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है। वो कुछ एक्सरसाइज या कर्म करता है, चलते फिरते कर्म करता है, तो कर्म से उसका डेवलपमेंट होता है। ये सब नेचुरल चीज़ें थी। यदि हमको इम्यूनिटी बढ़ानी है, सपोज हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है, किसी आदमी के शरीर में इम्यूनिटी कम है, वो बार बार किसी रोग का शिकार हो जाता है, तो आयुर्वेद इसके लिए ट्रेजर है। आयुर्वेद में इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि आप लोग कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते। और आजकल तो झंडू ने ऑनलाइन भी डिलीवरी कर दी है, तो कहीं कोरोना का किस्सा ही नहीं है। आप बैठे बैठे घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन दवाइयों की यदि मैं बात करूं, तो उनके पहले एक चीज़ और बात करूं जो समाज के लिए करूं। एक्सरसाइज, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इन तीन पे हमारा शरीर टिका है। आहार, डाइट, जो हम लोग पूरी गलत ले रहे हैं, बिना सिस्टम से ले रहे हैं। निद्रा, हम लोग कम से कम ले पा रहे हैं, भले ही वो टीवी देख के, नॉवेल देख के, मोबाइल गेम खेल के ये दम नष्ट कर दे रहे हैं। और ब्रह्मचर्य, लॉकडाउन में तो थोड़ा संयम से है विश्व, अदरवाइज ब्रह्मचर्य की भी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जिस तिपाई के तीनों खंबे यदि टूटे हुए हों, उसमें इम्यूनिटी कैसे आ सकती? इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी डाइट पे भी डिपेंड करती है, स्लीप पे भी डिपेंड करती है, और हमारी एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करती है। जो हम काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि हम दुर्गुण करते जाएं और इम्यूनिटी हमारी बरकरार रहे। तो सबसे पहले तो मन को एकाग्र चित्त करने के लिए आदमी को प्राणायाम और मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। आज कोरोना, कोविड-19 रेस्पिरेटरी डिसीज है, वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं विश्व में, वेंटिलेटर का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यदि वो वेंटिलेटर जो हॉस्पिटल में काम आए, उसके बजाय यदि आप योग करके, प्राणायाम करके आप अपने फेफड़ों को वेंटिलेटर खुद ही बना दें, तो क्या बुराई है? तो मेडिटेशन, मन को एकाग्र करने का, मन का बल बढ़ाने का, और प्राणायाम, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग, जो आपके फेफड़ों को खुद को वेंटिलेटर की ज़रूरत फील नहीं होने देगा। ये दो चीज़ें तो हो गई फिजिकल। एक, हमने अपने समाज से, सभी से हमने अपने आप को काटा। जब हम समाज से सभी को अपने आप को काटेंगे, तब हम अपने शरीर के पास आ पाएंगे। हमें खुद के पास आना इस समय ज़रूरी है कि हम अपने शरीर के साथ क्या हित कर रहे हैं, क्या अहित कर रहे हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है।
हम देखेंगे हमारी लाइफस्टाइल, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, हमारा कोई भी पैटर्न शास्त्र के हिसाब से, नेचर के हिसाब से नहीं है। तो पहले तो उसको ठीक करना जरूरी है। उसके बाद युक्तिकृत बात में मैं आऊँ तो युक्तिकृत में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रसायन का बहुत बड़ा रोल है। अभी आयुष ने एडवाइजरी जारी की, उसमें सबसे पहली एडवाइजरी में अगस्त्य, हरितकी और बासावलेह 2 रसायनों का उल्लेख था। अगस्त्य, हरितकी ये भी चटनी जैसा, च्यवनप्राश जैसा बहुत अच्छा रेस्पिरेटरी टॉनिक है, रसायन है। और बासावलेह, इन दोनों की बड़ी तारीफ की। इसके साथ साथ यदि मैं मॉडर्नाइज्ड वे में आ जाऊं तो एक आयुष क्वाथ बताया। आयुष क्वाथ का फॉर्मूला बड़ा सिंपल, घर घर में बनाने लायक था। हम चूंकि प्रकृति से दूर हैं तो हम जैसे झंडू जैसे फार्मास्यूटिकल्स ने उसको स्टैंडर्डाइज्ड रूप में एक क्वालिटी कंट्रोल करके बाकायदा उत्तम क्वालिटी की जड़ी बूटियाँ लेके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। चारों चीज़ें उसमें हैं जो गवर्नमेंट ने हमें बताई। तुलसी 4 भाग, दालचीनी 2 भाग, जिंजर 2 भाग और आपकी ब्लैक पेपर या काली मिर्च 1 भाग। ये काढ़ा कफ शामक है, कफ निस्सारक है, एक्सपेक्टोरेंट है। ये श्वास की, कास की, खांसी की, सर्दी की, बुखार की, ये सभी प्रॉब्लम्स को जनरली प्रिवेंट करने वाली प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है। आज की इस सिचुएशन में जहाँ 50,000 केस रोज आ रहे हैं, कोई उपाय नहीं दिख रहा कि कब इसका एंड होगा। ये उपाय जरूरी है। आप आयुष क्वाथ का पाउडर लीजिए, पानी में बॉईल कीजिए और उसको शांति से कम दिन में 3 बार हर्बल टी के रूप में यूज कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। आप अकेला यूज नहीं कर सकते। चाय की बुरी लत लगी है, 2 पत्ती चाय की भी उसमें डाल लेंगे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। चीनी के बजाय गुड़ डालें या हनी डालें तो बेस्ट रहेगा। चीनी तो सभी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, ग्लूकोज डालें, चीनी डालें, फ्रक्टोज डालें, लेकिन बेटर ये होगा क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। आप आयुष क्वाथ पाउडर के साथ में जब बॉयल करें, आखिरी में आप मधु डालें और मधु के साथ में उसको पिएं। तुलसी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, डाइजेस्टिव, कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, कितने गुणों में तुलसी के बताऊं। ये सब गुणों से ही वो तुलसी को एक हमारे यहाँ पूज्य औषधियों में माना गया है। ये आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में जितनी औषधियाँ या जितने पेड़ पौधे हमारी पूजा में काम आते हैं, उनके कोई ना कोई मेडिसिनल गुण हैं और तुलसी उसमें सर्वश्रेष्ठ है। तुलसी को इतनी उत्तम माना गया था कि हर आदमी को अपने घर में लगाना, इसका एक परंपरा थी। आज वो परंपरा हम भूलते जा रहे हैं, और जब वो परंपरा भूलते जा रहे हैं तो हम लोगों ने उसके कैप्सूल्स भी तैयार किए। चाहे वो तुलसी हो, उसके भी कैप्सूल तैयार हैं, गुड़ूची हो, उसका भी कैप्सूल तैयार है। हर आदमी गुड़ूची नहीं उगाता, ऑनलाइन मिलती। आप चाहें तो झंडू केयर की साइट पे जाके इनको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो तुलसी भी है, अश्वगंधा भी है, और एक औषधि आजकल बड़ी चर्चा में है, गुड़ूची, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गिलोय जिसको हम कहते हैं। हिंदी में गिलोय, संस्कृत में गुड़ूची, बंगाली में गुलंच और इंग्लिश में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। गुड़ूची इम्यूनिटी एनहांसर चीज़ है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। यहाँ के बहुत बड़े लीडर थे आदरणीय ज्योति बसु जी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, मैं उन्हें सम्मान देता हूँ। उनके नाती को 3 महीने तक बुखार बोर्ड ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स भी कम नहीं कर पा रहा था। बड़ा छोटा सा बच्चा था। मात्र जब मुझे बुलाया गया आयुर्वेद की ओर से मेडिकल बोर्ड में, तो मैंने केवल 2 ही चीज़ें सजेस्ट की, एक संसमनी बटी, एक अमृता रिष्ट।
उस पर भी एलोपैथी डॉक्टरों ने बड़े क्वेश्चन उठाए कि ये क्यों, ये किस लिए, ये क्या। तो उसको कई रिसर्चें बतानी पड़ी कि विषम ज्वर, जो ज्वर पहचाना न जाए, जो ज्वर इरेगुलर हो, मतलब कुछ भी उसके बारे में पकड़ ना आए, उस तक को दूर करने वाली जड़ी बूटी अमृता है। इसका नाम अमृता रखा। इसके बारे में ये कहावत है कि जब देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें पड़ी थी वहाँ वहाँ इस अमृता का जन्म हुआ। ये हेपेटोटॉक्सिसिटी को कम करती है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाती, एंटीऑक्सीडेंट इसमें है तो ये एंटीजेंस को बढ़ाती है, एजिंग को कम करती है। कंप्लीट रसायन है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन चीज़ों के लिए यदि जनरली हम लोग सनसमनी बटी लेते रहे, ये बच्चों को दी जाती थी। ये और उदाहरण बता दूं मैं, झंडू ने इसका एक प्रयोग बाल गुटी के रूप में किया था। बाल गुटी माने सनसमनी बटी थी गिलोय की। इसका मतलब हम 1 साल के बच्चे से लेके और 100 साल के बूढ़े तक को गुड़ूची का कैप्सूल या टैबलेट या गिलोय घनवटी या कैप्सूल जो हमारे झंडू केयर ने लॉन्च किए हैं, उनको किसी को भी हम दे सकते हैं। दुष्परिणाम अभी तक तो नहीं देखा गया, सुपरिणाम बहुत देखे गए, जिसके लिए रिकवरी रेट हमारी इंडिया में आज भी ज़्यादा है। ये रिकवरी रेट होने का कारण ही ये है कि हम लोगों पे इस तरह के ट्रेजर मौजूद हैं, चाहे वो गुड़ूची हो, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो आपका आयुष क्वाथ जैसी चीज़ें हों या हल्दी हो। आयुष एडवाइजरी में हल्दी के लिए एक स्पेशल बनाया गया, एंटी कार्सिनोजेनिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, कर्क्यूमिन से भरपूर, स्किन डिसीज से लेके लिवर डिसीज तक के लिए काम आने वाली उस हल्दी को यदि हम एज के हिसाब से, बल के हिसाब से आधा चम्मच या 1 चम्मच रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद 1-1 कप दूध में घोल के पिएं तो छोटे मोटे रोगों की तो हमारे शरीर में घुसने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे वो लोग। तो मैंने आपको क्या क्या चीज़ें अभी तक बताई। एक आयुष क्वाथ बताया, एक अश्वगंधा बताया। अश्वगंधा बहुत डी स्ट्रेस, आज के लॉकडाउन में तो सबसे बड़ी दवा है। जहाँ आदमी स्ट्रेस्ड है, फ्यूचर के लिए स्ट्रेस्ड है, फैमिली के लिए स्ट्रेस्ड है, मोडस ऑपरेंडी के लिए कि अब क्या जीवन की मोडस ऑपरेंडी होगी, ऐसे कारणों में अश्वगंधा का प्रयोग बेस्ट है। ये मन को भी काम करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और रोगों से लड़ते लड़ते मनोबल को कमज़ोर नहीं होने देता। ये अश्वगंधा का एक बड़ा खूबसूरत गुण है। यदि रसायनों की मैं बात करूं, तुलसी हो गई, गिलोय हो गई, अश्वगंधा हो गया, हल्दी हो गई, आयुष क्वाथ हो गया, ये इतनी इम्यूनिटी की चीज़ें आपकी किचन में पड़ी है। नहीं तो झंडू के पास आइए, झंडू केयर की वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, ऑर्डर आपके घर पे जाए। इसके अलावा अश्वगंधा जैसे बोली चुका, शतावरी है, ब्राह्मी है, लहसुन है। यदि कंपाउंड फॉर्मुलेशन में मैं आ जाऊं, च्यवनप्राश है, आरोग्यवर्धनी है, बलासव है, बृहद चिंतामणि रस है। यदि मैं बात करूं रोगों के अनुसार, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के अनुसार, च्यवनप्राश शास्त्रीय उत्पत्ति तो आपने बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन च्यवनप्राश एक्चुअली में रसायन था और ट्यूबरक्लोसिस की दवा थी। ट्यूबरक्लोसिस को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे महान दुश्मन माना गया उस जमाने का, कि राजयक्ष्मा जो चंद्रदेव को हुई थी दक्ष के श्राप से, आज भी चंद्र घटता बढ़ता रहता है, तो उसको राजयक्ष्मा नाम दिया। राजयक्ष्मा मीन्स ये बड़े लोगों की बीमारी थी। अनफॉर्चुनेटली बाद में गरीबों को ज़्यादा होने लग गई अनाहार के कारण, लेकिन एक्चुअली ये बड़े लोगों की सेडेंटरी बीमारी थी राजयक्ष्मा। जो ज़्यादा अपने शरीर का दुरुपयोग करें और सुख में रहें, ऐसे लोगों को ये होती थी। और राजयक्ष्मा का अल्टीमेटली सीवियर कॉम्प्लिकेशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था।
तो च्यवनप्राश में जो भी 58 चीज़ें डली हुई हैं वो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस और पूरी शरीर के लिए रसायन है। अगस्त हरित की अवलेह, वासावलेह, वासा रेस्ट, वासा एडाटोडा वासिका, ये कफ की बहुत बड़ी दवा है। घर घर में यूज किया जाता था। या बंगाल में तो सब्जी मंडी में वासक पत्ता मिलता है, जो आदमी यूज करते हैं उसको या तो रस निकाल के और या बॉईल करके काढ़े के रूप में और या सब्जी बना के उसको पीते हैं। ऐसा ही एक रसायन ब्राह्मी था जो मेंटल स्ट्रेस के लिए बड़ा काम आता है। ब्राह्मी बटी उसकी मौजूद है, उसका सारस्वता रिस्ट मौजूद है जो इस लॉकडाउन के स्ट्रेस में आप लोगों को बचा सकता है और इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। तो मैंने च्यवनप्राश की बात की। च्यवनप्राश और उससे एक ऊंचे स्तर का रसायन केसरी जीवन। केसरी जीवन, केसर गर्म होता है, हम सब जानते हैं। ये सर्द ठंडे की बीमारी है। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने होते हैं उतने जनरली माने जाते हैं कि ये सर्दी के कारण या ठंड के कारण होते हैं। तो केसरी जीवन भी इसमें बहुत बड़ा इफेक्ट रखता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, और च्यवनप्राश भी रखता है। च्यवनप्राश वही लाभोपायो ही सस्ता नाम रसाधीनाम रसायनम। ये च्यवनप्राश च्यवन ऋषि को रिजुविनेट करके फिर दोबारा जवान बना दिया हो, वो च्यवनप्राश आज की पोजीशन में हमारे लंग्स को रिजुविनेट कर ही सकता है। केवल प्रयोग करने की बात है। पंचरिस्ट वगैरह डायबिटरिस्ट तो मैं बात कर ही रहा हूँ। यदि हम सर्दी खांसी से सपोज ग्रसित भी हैं तो एक मात्र आयुर्वेद ऐसा है जिसमें एक गोली सबके लिए काफ़ी नहीं होती। मेरा मानना ये है कि एक गोली उससे सभी दुश्मन मर जाएं, ऐसा नहीं होता। आदमी की प्रकृति होती है, आदमी के अलग अलग लक्षण होते हैं। एक खांसी का ही उदाहरण ले लूं, गला खराब होने का उदाहरण ले लूं, तो यदि आदमी कोई गर्म माथे का है, वात प्रकृति वाला है, तो उसे एलादी गुटका बनाई गई है उसके लिए। यदि आदमी वात ज़्यादा है, चंचल ज़्यादा है, तो उसके लिए ब्योशादी बटी बनाई गई, लवंगादी बटी बनाई गई गर्म चीज़ों के लिए जिससे वात चला जाए। और यदि आदमी ज़्यादा गुस्से वाला है या गर्म माथे वाला है या ज़्यादा सेडेंट्री है, तो उसके लिए मधु अष्टादी बटी या मुलेठी की गोली बनाएगी। अलग अलग हैं, सब मौजूद है। तो इसका मतलब खांसी के लिए हमारे पास दवाएं मौजूद हैं। यदि आपको गोलियां चूसना पसंद नहीं, सितोपलादी चूर्ण मौजूद है, तालीसादी चूर्ण मौजूद है कि हम तालीसादी चूर्ण या सितोपलादी चूर्ण को शहद के साथ यूज करके और सर्दी खांसी और गला बैठने का इलाज कर सकें। यदि हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर में बुखार की परंपरा शुरू हो गई है, थोड़ा हल्का सा बुखार ज़्यादा आता जा रहा है, तो झंडू की सबसे बढ़िया गोली चिराकिन टैबलेट है। अनजान बुखार के लिए, विषम ज्वर के लिए झंडू की चिराकिन टैबलेट आयुष 64 का नया फॉर्मूला है। आयुष 64 हजारों रोगियों पर ठीक करके सेंट्रल रिसर्च काउंसिल ने एनआरटीसी के माध्यम से झंडू को पहला लाइसेंस दिया था आयुष 64 का। और आज भी मुझे कहते हुए संतोष होता है और गर्व होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CCRAS अभी भी आयुष 64 माने झंडू के चिराकिन पे कोरोना के पेशेंट पे रिसर्च कर रही है। रिजल्ट्स आना बाकी है, लेकिन ये दवा बाज़ार में मौजूद है। चिराकिन आप लोग चाहें तो कल से यूज कर सकते हैं। गिलोय घनवटी या गिलोय कैप्सूल आप कल से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोग वक्त तो इन्हीं 3-4 चीज़ों को मिला के इम्यूनिटी के नाम से ढोल बजा चुके हैं। हमें उतने ढोल बजाने की ज़रूरत नहीं। हम 150 साल से मार्केट में हैं और हमारी एक सम्मान है, श्रद्धा है, परंपरा है झंडू की, इसलिए हम उस तुरंत वाली चीज़ में नहीं गए। लेकिन प्रोडक्ट हमारे सब हैं। यदि हम कैप्सूल्स में देखें तो हमारे पास शुंठी है, तुलसी है और गुड़ूची है और हरिद्रा भी है। सभी तो हैं। इम्यूनिटी के लिए हमारे पास सभी प्रोडक्ट हैं।
और यदि हम बात फीवर की करें तो त्रिशून टैबलेट है, जो त्रिभुवन कीर्ति और शुंठी जिंजर को साथ सुदर्शन को लेकर बनी हुई है। सुदर्शन घनवटी है, जो गुजरात के घर घर में यूज होती है। गिलोय घनवटी माने सनसमनी वटी और सुदर्शन घनवटी, ये दो चीज़ें पूरे पश्चिम अंचल के लिए ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी सीजन चेंज हुआ या कभी भी थोड़ा सी सर्दी बुखार हुआ तो माताएं अपने परिवार को देने को पसंद करती हैं, प्रेफर करती हैं। इसका मतलब हजारों साल का अनुभूत फॉर्मुलेशन है। ये हमारी सब दवाइयाँ, जो भी ये दवाइयाँ हैं, वेल टेस्टेड, वेल क्वालिटी कंट्रोल्ड और वेल स्टैंडर्डाइज्ड हैं। तो इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कुछ भी अनजानी चीज़ या अनजानी चीज़ खा रहे हैं। ये सब टेस्ट में वर्णित हैं। यदि हम बात करें, अगर शरीर की मैं बात कर ही चुका, सुदर्शन के एक रेंज मौजूद है, पूरी रेंज, पूरे के पूरे पाउडर की सुदर्शन की टैबलेट मौजूद है। जो सुदर्शन इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके सर्दी जुकाम बुखार जैसी रोगों से हम लोगों को दूर रहता है। सप्तपर्ण चिरायता इसके ऐसे बेस्ट इंग्रेडिएंट हैं जो लिवर को एक्टिवेट करके इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और टॉक्सिसिटी का नाश करते हैं, चाहे वो एंडोटॉक्सिन्स हों, अंदर के टॉक्सिन्स हों या एक्जोटॉक्सिन्स हों, इन दोनों का नाश करते हैं। ज़रूरत ये है कि अपना मन बनाइए और आयुर्वेद चीज़ों पर लौट आइए। मेरा एक ही प्रार्थना है इस बुद्धिजीवी समाज से कि हम लोगों को लॉकडाउन ने बहुत कुछ दुख दिए होंगे, लेकिन उन दुखों में एक हजार सुख है कि हम लोग अपने परिवार के पास लौट पाए, हम लोग अपने पास लौट पाए। योग, ध्यान, ध्यान धारणा, समाधि, ये सब चीज़ें तो उसी के लिए इंडिकेट करती हैं कि आदमी को इतना व्यस्त न हो जाए आदमी कि खुद की सेहत का ध्यान न रख सके। और जो खुद की सेहत का ध्यान रख लिया वो आदमी कुछ भी समाज में कर सकता है, समाज के हित के काम कर सकता है, मन लगा सकता है। सुदर्शन की रेंज की बात चल रही थी। सुदर्शन घनवटी में एक्सट्रैक्ट है, महासुदर्शन घनवटी में कई चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें चिरायता है, जिसमें ब्राह्मी है, जिसमें ज्योतिषमती है, जिसमें गुड़ूची है, जिसमें किरात तिक्त है। ये सभी चीज़ें बुखार को नाश करने वाली हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं। बुखार कोई रोग नहीं है, बुखार एक वो इंडिकेशन है। जैसा मैंने कहा था कि बीएसएफ पहली सेना को वो इन्फॉर्म कर देती है कि भाई दुश्मन आ गया। यदि उस दुश्मन का इलाज कर दिया, बुखार अपने आप चला जाएगा। वो दुश्मन यदि हमारे शरीर में रहेगा तो बुखार जाने वाला नहीं है, इन्फेक्शन जब तक शरीर में रहेगा। सुदर्शन टैबलेट हुई, सुदर्शन घनवटी हुई, सुदर्शन का हमारा एक चूर्ण हुआ। किस मोड में आप लेना चाहेंगे, उस मोड में हमारे पास सुदर्शन की पूरी रेंज मौजूद है। यदि हम बात करें हमारे चूर्णों की, सितोपलादी चूर्ण, बच्चों से जब सर्दी खांसी बच्चों को होती है तब से देते हैं हम। यदि हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, सपोज श्वासारी चूर्ण देते हैं, श्वासांतक वटी देते हैं, श्वास कुठार रस देते हैं। यदि हमें खांसी ज़्यादा हो रही है, एलादी वटी, व्योसादी वटी, लवंगादी वटी, खजरादी वटी देते हैं। झंडू की खजरादी वटी तो ड्रग ऑफ चॉइस है वैद्यों के लिए। मैं ये सब बातें इसीलिए बताने को बाध्य हूँ कि इस कोरोना का आतंक बहुत हो गया है। एक नाम ऐसा पटक दिया गया है कि आदमी अपनी स्थिति भूल के अपनी जड़ों से कट गया। यदि आदमी आयुर्वेद पर शुरू से आ जाए, थोड़े से लक्षण दिखने पे भी आ जाए तो हॉस्पिटल न जाना पड़े, ये हमारा एक धारणा है और हमारा अनुभव है। इतने 32 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस कलकत्ता जैसे महानगर में। यदि मैं वटियों की बात करूं, त्रिशूल की तो मैंने बताई। हमारे यहाँ आयुर्वेद इतना विराट है कि एक सिर दर्द के लिए भी सिरह सूलादि वज्र रस बनाया है।
यदि हम बात करें आसव अरिष्ट की तो कनकासव हमारे यहाँ बनाया है, अमृता रिष्ट हमारे यहाँ बनाया है, रोहित का रिष्ट हमारे यहाँ है जो लिवर को एक्टिवेट कर बुखार को ख़त्म करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अमृता माने गुड़ूची, मैंने आपको बताया। चॉइस आपके ऊपर है, आप मॉडर्न लेना चाहेंगे, आप सेफ आयुर्वेद लेना चाहेंगे और आयुर्वेद भी लेना चाहेंगे तो कौन कौन से आप प्रोडक्ट का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चाहेंगे। आज लॉकडाउन की दिनचर्या यदि मैं सिंपली भाषा में बात करूं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अब अनलॉक है कि लॉकडाउन है मैं नहीं जानता, कभी लॉक कभी अनलॉक ये चलता ही रहेगा और इसके जल्दी ठीक होने के चांस भी नहीं। तो आप जब घर में रह रहे हैं, फुली स्ट्रेस्ड हैं, तो आपको रोज़ एक गिलोय कैप्सूल, एक तुलसी कैप्सूल और एक अश्वगंधा कैप्सूल, ये सुबह शाम खाली पेट 2 बार खाने ही चाहिए। और नॉट ओनली यू, योर फैमिली, आई एम आस्किंग अबाउट योर फैमिली, सेफ रखिए। ऐसा हो कि हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ी हुई हो कि कोरोना का कोई कैरियर भी आके चला जाए सिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक तो भी हम पे कोई असर ना हो। यदि फिर भी गले की खांसी है तो ये 2 बार बोला, क्या क्या बोला, फिर एक बार बोल दूँ, एक कैप्सूल अश्वगंधा, एक कैप्सूल गिलोय का और एक आपके ऊपर चॉइस छोड़ी कि आप तुलसी लेना पसंद करेंगे या हरिद्रा। हरिद्रा का दूसरा उपयोग भी कर सकते हैं कि आप 1 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में घोल के 2 बार लीजिए। अश्वगंधा कैप्सूल से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेस भी जाएगा। तुलसी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंटीऑक्सीडेंट लेवल अप होगा। आयुष क्वाथ 2 बार ले रहे हैं तो 4 चीज़ें उसमें भी जा रही हैं, उनसे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। और यदि आपको सर्दी खांसी की कोई तकलीफ पुरानी है, सपोज रहती है, नॉर्मली हर आदमी कोरोना के आने के पहले सर्दी खांसी नहीं थी, ऐसी बातें नहीं थी, तो यदि वो रहती भी है तो आप इमीडिएटली अगस्त ऋतु की अवलेह चालू कर दीजिए। इसमें किसी से पूछने की भी मेरे हिसाब से बात नहीं, क्योंकि अगस्त ऋतु की अवलेह किसी को नुकसान होते मैंने 32 साल में तो नहीं देखा और 5000 साल से अनुभूत चीज़ें हैं। महर्षि अगस्त्य ने हरितकी को प्रधानता देते हुए श्वास कष्ट से भोगते हुए राजा को ठीक किया था और आज तक वो काम आ रही। यदि आपको खांसी है, आपकी प्रकृति के हिसाब से एलादी बटी, खजरादी बटी, व्योसादी बटी, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में केवल रोग शामक दवाइयाँ नहीं हैं, शरीर को पुष्ट करने की दवाइयाँ भी आयुर्वेद में उसी में डली हुई हैं। आयुर्वेद पूर्ण चिकित्सा, होलिस्टिक चिकित्सा में विश्वास रखता है और जब होलिस्टिक चिकित्सा होती है तो उसमें कहीं भी साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन की बातें नहीं आती। बलारिष्ट ताकत बढ़ाने के लिए, अमृतारिष्ट बुखार के लिए, कनकासव श्वास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए, पूरी रेंज पड़ी है, कंप्लीट रेंज पड़ी है। आप साल भर लेते जाइए। अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें यदि अभी से लेना शुरू की तो कम से कम आप इसको मार्च तक चालू रखिए, क्योंकि ये मार्च तक 2 सीज़न चेंज होंगे। हमारे 6 ऋतुएँ होती हैं और 6 ऋतुओं में 2 सीज़न चेंज होंगे मार्च तक। जब तक नेक्स्ट गर्मी नहीं आ जाती तब तक आपको यही डोज, यही मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूअस चालू रखना चाहिए। और ये मेरा विश्वास है कि उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल ना तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना आप किसी को फैमिली मेम्बर को जाने देंगे। यू विल बी प्रोटेक्टेड बाय ऑल नेचुरल हर्बल एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फेक्शियस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन झंडू के इम्यूनिटी पैक में है, झंडू की शास्त्रीय दवाइयों में है। आप चिराकिन ले लीजिए, आप त्रिशूल ले लीजिए, ये सभी दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं और इससे हजारों रोगी बुखार के ठीक हुए हैं, सर्दी खांसी के ठीक हुए हैं।
सर्दी खांसी के लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आयुर्वेद में है जो वैद्य की सलाह लेके लिया जा सकता है, लक्ष्मी विलास और त्रिभुवन कीर्ति। लक्ष्मी विलास और त्रिभुवन कीर्ति उम्र के हिसाब से एक एक गोली 2 बार या एक एक गोली 3 बार यदि कॉम्बिनेशन में आदमी ले तो नॉर्मल सर्दी जुकाम उसके पास नहीं फटके, और यदि आ भी जाए तो तुरंत ठीक हो जाए। यही प्रार्थना करने के लिए मैं ये चर्चा में शामिल हुआ या चर्चा शुरू की। इम्यूनिटी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बाहर से खरीद के इंजेक्शन लगा के और इमीडिएट पा सकें। इम्यूनिटी आपके कर्मों का परिणाम है। आपको लाइफस्टाइल सुधारनी होगी, आपको थोड़े से प्रकृति के नियम मानने होंगे। एक सिंपल सा नियम था जल्दी उठना, तो आज जो पुराने ज़माने में जल्दी उठने का समय था वो आज सोने का समय हो गया। एक और अंग्रेजी में बड़ी सुंदर सी कहावत है, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए क्वीन, डिनर लाइक ए बेगर। हम उल्टा करते हैं। जब तक ये लॉकडाउन नहीं था सुबह जल्दी जल्दी कुछ खाया कि न खाया, ड्यूटी निकल लिए, दोपहर में जो मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, और रात को आए तो पत्नी ने बड़े प्यार से शुद्ध घी डाल के जो खिलाया और खा के हम जो लेट गए तो उसके बाद खाना पचा नहीं। तो हमारी इम्यूनिटी की वीकनेस वहीं से शुरू हो गई। कम से कम लॉकडाउन है, आप पे अपने शरीर के लिए सोचने का टाइम है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये तीनों पे ज़रा जोर दीजिए। सही नींद लीजिए, सही आहार खाइए जो आपकी प्रकृति के अनुरूप है, जो सीजन के अनुरूप है, जो काल के अनुरूप है, जो लोकल है। हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, लोकल के लिए वोकल। ये आयुर्वेद 5000 साल पहले बोला था कि जिस देश में आदमी पैदा होता है उसी देश की जड़ी बूटी उसके शरीर के लिए लाभकारी रहती है। तो बी वोकल फॉर लोकल। तो लोकल में मेरा आयुर्वेद है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य के बाद मैंने आपको रूटीन फिर बता दिया, लास्टली फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक एक कैप्सूल अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय आराम से तीनों लीजिए। हल्दी को दूध में घोल के पीजिए। अगस्त हरित की लीजिए, यदि सांस कष्ट या कुछ भी रहता है तो एक एक चम्मच अगस्त हरित की ले लीजिए। ये समझ के मत लीजिए कि ये कोई एलोपैथी की गोलियां हैं जो बड़ा बड़ा इतने नंबर डॉक्टर साहब बता रहे हैं। मैं यदि आपको चूर्ण बताऊं किसी चीज़ का तो वो 5 ग्राम कम से कम डोज होती है, जिसमें 500 मिलीग्राम की 10 गोली आती है। तो यदि आप नंबर गिनेंगे गोली के तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। उससे बेटर है कि आप श्रद्धा से भगवान धन्वंतरी पे, ऊपर वाले पे, जो भी ऊपर वाला हो, मनोबल मजबूत करके आयुर्वेद का प्रयोग शुरू करें। आयुर्वेद के प्रयोग में चूर्ण आपके पास है, आसवारिष्ट आपके पास है, काढ़ा आपके पास है, टैबलेट आपके पास है, कैप्सूल आपके पास है। आपके पास ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसा कोई मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है जो आयुर्वेद पे नहीं हो। इंजेक्शन को छोड़ के वो भी डेवलप हो रहे हैं। हमें इंजेक्शन लगाने भी नहीं, इंजेक्शन से इम्यूनिटी आती नहीं। आई डज नॉट इंडिकेट इंजेक्शन एंड इम्यूनिटी। तो इसलिए मेरी फिर प्रार्थना है, अपनी जड़ों को लौटिए, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य पर जोर दीजिए, आयुर्वेदिक दवाओं को लेना शुरू कीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों को और समाज को बताइए। मैं आपको बिना देखे ये वादा कर रहा हूं कि आपको लाभ होगा ही, और यदि लाभ हो तो ये प्रार्थना भी है कि हमें केवल खुद के स्वार्थ के लिए नहीं सोचना चाहिए। यदि आपको आयुर्वेदिक दवा से लाभ हुआ है और आयुर्वेदिक दवा आपको माफिक आई है तो कृपया आप अपने दोस्तों को, फैमिली को बताएं, जिससे वोकल फॉर लोकल का सपना साकार हो सके। आयुर्वेद मेरा 100% लोकल है, इसमें कोई फॉरेन का हाथ नहीं है। आप झंडू केयर रेंज लीजिए, आप झंडू की इथिकल रेंज लीजिए, आप झंडू की शास्त्रीय रेंज लीजिए, या किसी और की लीजिए, आयुर्वेद लीजिए। आयुर्वेद यदि जिंदा है
तो वो 5,000 साल के अपने प्रभाव के ऊपर जिंदा है, किसी की कृपा या दया के ऊपर नहीं। आयुर्वेद जो है वो आज हम लोगों को एक नई दिशा दिखाने के लिए खड़ा हुआ है। इतने दिनों से उपेक्षित एक साइंस, और वो भी क्यों? हम लोगों में गुण होते हुए हम उपेक्षित क्यों रहे? ये दो बात मैं खत्म करूंगा। 7th सेंचुरी से महाराज अशोक आए, उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया। महाराज को प्रणाम करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद से सर्जरी चली गई। जो वो अहिंसा आई एक बार, आयुर्वेद से सर्जरी चली गई। फिर 12वीं 13वीं, हिस्ट्री में कमज़ोर हूँ, लेकिन 12वीं 13वीं शताब्दी में जो मुस्लिम्स आए, उन्होंने अपनी यूनानी परंपरा का प्रमोशन किया। हर राजा को करना चाहिए था। और फिर उसके बाद इंग्लैंड में विद्वान लोग आके एलोपैथी का प्रमोशन करते। आज ये सही समय है, ये बिल्कुल सही चॉइस है और सही एक रास्ता है कि हम फिर लौट के ये 2000 साल को भूल जाएं 7th सेंचुरी से, और आज 2020 तक 1300 साल भूल जाएं, और उन 1300 साल बाद हम अपनी जड़ों से जुड़ने की चेष्टा करें। हम अपने आयुर्वेद को फिर पहचानें, आयुर्वेदिक दवा लेना शुरू करें और अपने समाज को उससे रक्षा करने का मंत्र दें। यदि आप ठीक होते हैं तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप डेफिनेटली अपने दोस्तों को, समाज को इसके बारे में जोड़ेंगे और एक अभियान चलाएंगे। कई गवर्नमेंट ने काढ़ा बांटने का अभियान चलाया, आप भी काढ़ा बना बनाया रेडी है, आप बांटिए उसको। कई उनने गिलोय का पेड़, तुलसी का पेड़, अश्वगंधा का पेड़, ये बांटने का एक अभियान चलाया। तो ये जागृति जरूरी है, आयुर्वेद के प्रति लगाव जरूरी है, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा जरूरी है, और आयुर्वेद के प्रति एक ऐसी भावना जरूरी है जैसे हम अपने पेरेंट्स के प्रति रखते हैं। आयुर्वेद वो शास्त्र है, यदि गंभीरता से आपने समझने की चेष्टा की, न पढ़े ठीक है, समझने की भी एक चेष्टा की, उसका नज़रिया, तो मेरा ये दावा है, मेरा ये विश्वास है, मैं 5 पीढ़ियों से आयुर्वेद में हूँ, और मेरा ये पक्का विश्वास है कि एक बार आयुर्वेद से ठीक हुआ आदमी फिर दूसरी पैथी पे जाने की चेष्टा नहीं करता। मेरा फिर विनम्र अनुरोध है, सभी विद्वान समाज के लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो आयुर्वेद की तरफ लौटें, पास के नज़दीकी वैद्य पे जाएं। यदि वो भी लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको जाने की गुंजाइश नहीं है, तो कृपया झंडू केयर की वेबसाइट पे क्लिक करें, झंडू के प्रोडक्ट्स को देखें और ये विश्वास रखें कि 150 साल पुरानी कंपनी आपके लिए स्टैंडर्डाइज्ड, वेल क्वालिटी कंट्रोल्ड, वेल फॉर्मुलेटेड, इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स आपके सामने लाई है, जो आपको निश्चित इस कोरोना काल में एक सहारा बन के आपको साथ देंगे। ऑल द बेस्ट। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, बी वोकल फॉर आवर लोकल आयुर्वेदा, बी वोकल फॉर आवर ट्रेडिशनल हेल्थ हेरिटेज आयुर्वेदा। हरिओम, हरिओम, हरिओम।